मित्रों नमस्कार। आज जो मैं वीडियो जिसमें बात करूंगा ये गोविंद गिरी के बारे में है। गोविंद गिरी की का जो आंदोलन है इसके बारे में ज्यों-ज्यों नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं तो व्याख्या और पुनर्व्याख्या की गुंजाइश बनती है। अब मैं जो आज ये विषय चुना है उसमें असल में जो टॉपिक है उसका वो है गोविंद गिरी संबंधी भ्रांतियाँ। गोविंद गिरी संबंधी एक तो फैक्ट्स हैं और कुछ फैलेसीज हैं और कुछ क्या कहें कि मतलब इल्यूजन्स हैं और कुछ लोगों ने क्रिएट कर दिए क्योंकि कई लेखक वहां तक पहुंचते तो है नहीं जहाँ स्रोत मिले और वो सेकेंडरी सोर्सेज के आधार पर कुछ अपनी कल्पना परिकल्पना जोड़ करके और वो खड़ा कर देते हैं। किंतु पिछले वर्षों में जिस तरह से गोविंद गिरी और उनके मानगढ़ धाम की महिमा बढ़ी है, जितना सोशल जो उसको एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी तो है ही, लेकिन जो जो समर्थन मिल रहा है वो जबरदस्त है क्योंकि 1974 के आसपास तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते थे। अब मैं इस पे आगे बात करूंगा, लेकिन जैसे इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि जो गुजरात सरकार है, उस गुजरात सरकार ने श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी जो है गोधरा गुजरात में स्थापित की है और जो एक एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है उससे उस संभाग के कॉलेज जो है एफिलेटेड है। ये 2015 में ये विश्वविद्यालय कायम हुआ। उसके बाद पहले से ही राजस्थान में विद्यमान एक 2012 में एक यूनिवर्सिटी बनी थी, राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी उदयपुर। किंतु 2016 में राज्य सरकार ने उसका नाम बदलकर गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी विद इट्स हेडक्वार्टर एट बांसवाड़ा स्थापित की। तो दो विश्वविद्यालय है अभी, एक गुजरात में और एक राजस्थान में गोविंद गुरु के नाम पे। हम देखते हैं कि गोविंद गिरी की कितनी महिमा है और आज भी उनमें लोगों की कितनी श्रद्धा है। जहां तक प्रश्न गोविंद गिरी के संबंध में भ्रांतियों का है, दिक्कत ये हुई कि राजस्थान के फ्रीडम मूवमेंट पर अभी भी कोई बहुत अधिकृत काम नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कुछ भ्रांतियां तो फैलनी ही थी। तो सबसे पहले एक पुस्तक लिखी गई राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, और लेखक थे सोमदेश जोशी जो फ्रीडम फाइटर थे और पत्रकार थे। 1973 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और इसमें इस मानगढ़ की घटना पर उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने क्या फ्रीडम फाइटर्स पे ऊपर उस किताब को लिखा है, तो गोविंद गिरी पे जो लिखा है उसमें उन्होंने मानगढ़ की घटना का उल्लेख किया है। तो पहली भ्रांति तो ये हो गई कि उन्होंने मानगढ़ की घटना को 1908 की बताया जबकि 1913 की है। तो 5 वर्ष का तो ये है। अच्छा, अभी अधिकांश किताबों में ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी पुरानी किताब अगर मिल जाएगी तो उसमें 1908 की घटना बताते हैं मानगढ़ के धाम। दूसरी भ्रांति है कि आर्य समाज और गोविंद गिरी के बीच कोई तरह का एक तरह से कोई इंटरेक्शन हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हुआ क्या कि इन्होंने जोश में, क्योंकि 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में रहे और उदयपुर और जो है डूंगरपुर दूरियां हैं और इतने जागरूक आदिवासी समुदाय नहीं था कि उनके बारे में वो कोई पहुंच सके। तो हुआ ये कि वो लिख दिया इन्होंने सोमदेश जोशी ने, और उससे जो है आधार बना करके एक जो है लेखक हैं केसी यादव, उन्होंने आर्य समाज की हिस्ट्री लिखी है। उस आर्य समाज उसमें भी उन्होंने इस घटना का जिक्र कर दिया कि एक भील बालक जो है आया था और स्वामी जी से मिला और वो गोविंद गिरी है, इस तरह से उन्होंने वर्णन किया। इसके बाद और भी कई पुस्तकें जो आर्य समाज की अपने लेखकों ने लिखी, उन्होंने भी इसको डाल दिया। और एक समय ऐसा था जब आर्य समाजी वहां अपना जो है झंडा फहराने के लिए भी जाने लगे थे। खैर ये बात अतीत की हो गई, अब मैं इस पर कोई वापस इस कंट्रोवर्सी को पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनसे ये बात जो है प्रूव नहीं होती कि उनका आर्य समाज के साथ कोई संबंध था या आर्य समाज से कोई
प्रेरणा ली थी। तो आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं और गोविंद गिरी के जो सिद्धांत में उनमें भिन्नता है। ठीक है, दोनों ही मूर्ति पूजक नहीं है, किंतु उनके आचार विचार अलग हैं। उन्होंने जो अपने एक और है लेखक भवानी लाल भारती है। ये भवानी लाल भारती ने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी भी लिखी है, उसमें भी उन्होंने उल्लेख कर दिया। किंतु और जो उस पर मानक पुस्तकें हैं उनमें कहीं उल्लेख नहीं है। और राजस्थान में लिखी गई सबसे मानक पुस्तक तो ये जो है हरविलास शारदा की है, जिन्होंने लाइफ ऑफ दयानंद लिखा। खैर, फिर उस वर्णन में एक चीज और लिख दिया सुमरेश जोशी ने, एक भील बालक। तो यहाँ से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि गोविंद गिरी किस जाति के थे। जो आज भी कुछ किताबों में या कई बार कुछ ये प्रश्न कई बार आते रहते हैं परीक्षाओं में भी, तो पूछते हैं कि किस जाति के थे, तो उसमें कई लोग कंफ्यूज करते हैं और उनको एक भील जाति का समझ लेते हैं, जबकि वो भील जाति जनजाति के नहीं थे, बल्कि वे जो हैं बंजारा जाति के थे और डूंगरपुर के ही निवासी थे। तो जो उनकी जाति है वो बंजारा है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो एक चीज और आई कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ, इसको लेकर के भी कई बार विवाद होता है। कारण क्या है कि जो बेड़सा गांव जहां उनका जन्म हुआ वो डूंगरपुर राज्य में था, और उन्होंने अपने जो भगत मूवमेंट है, जो भी आदिवासियों के उत्थान हेतु, भौतिक और नैतिक उत्थान हेतु जो उन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट टाइप अपना चलाया और उनको शिक्षित करने का कोशिश की, उन सब में क्या है कि उनकी एक्टिविटी जो है वो डूंगरपुर राज्य में ही थी, जो ये 1908 तक लगभग वहां पर इनकी एक्टिविटी चलती रही। और 1910 के बाद तो पूरी तरह से ही इन्होंने बेड़सा गांव छोड़ दिया। अब बेड़सा तो पड़ता बांसवाड़ा में ही है, लेकिन डूंगरपुर में ही है, लेकिन इनकी एक्टिविटीज उसके बाद वो बांसवाड़ा की तरफ इनकी एक्टिविटीज बढ़ती हैं, तो लोग भ्रम से बांसवाड़ा समझ लेते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इनका आगे आंदोलन का विस्तार है वो गुजरात का एक स्टेट है जो जुड़ता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, उससे वो था मतलब स्टेट, अब तो स्टेट नहीं है, सूंथ। कई लोग उसको सूंथ रामपुर बोलते हैं, क्योंकि सूंथ जो है वॉज द स्टेट, बट रामपुर एक महत्वपूर्ण कस्बा था इस स्टेट का, और एक तरह से उनका एक तरह संभाग भी था। तो यूं करके कुछ लोग इसको सूंथ रामपुर कहते हैं, कुछ लोग इसको सूंथ ही लेते हैं। तो सूंथ स्टेट की तरफ इनकी गतिविधियां ज्यादा बढ़ी। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही कि इनका जन्म तो डूंगरपुर राज्य में हुआ, इनकी गतिविधियां बांसवाड़ा में रही, और उसके बाद ये सूतरामपुर की तरफ और ज्यादा बढ़ी। और बाकी फिर ओवरऑल डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सूतरामपुर तो सीधे तौर पर गोविंद गिरी के आंदोलन के अंग थे। बाकी अन्य जगहों पर भी इनका इम्पैक्ट इंक्लूडिंग मेवाड़ और प्रतापगढ़ और अन्य जगहों पर भी दिखाई देता है, मध्य प्रदेश में भी दिखाई देता है। तो ये जो है हमें समझ लेना चाहिए कि वो ये भ्रमवश हुआ। अब क्या तीसरा जो भ्रम वो है वो ये है कि क्या संप सभा की स्थापना उन्होंने की। मैंने अपनी एक पुस्तक में पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान जो 1992 में प्रकाशित हुई थी, उसमें मैंने लिखा इस बात को कि हाँ संप सभा थी। कारण ये हुआ कि संप सभा के बारे में जब मैं इंक्वायरी करना शुरू की तो मुझे सबसे पहले एकमात्र एक लेख मिला मथुरा प्रसाद अग्रवाल का। ये मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने 1957 में उदयपुर से के साहित्य संस्थान से प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिका में एक लेख लिखा था, और उसमें इन्होंने साक्ष्य कुछ नहीं दिया, किंतु उन्होंने संप सभा की जानकारी दी थी। उसके कुछ समय बाद 1985-86 में ही मुझे जब ये देखा मथुरा प्रसाद अग्रवाल का, तो फिर एक बांसवाड़ा से कोई पत्रिका निकलती थी बागवर, उस बागवर के कोई संपादक थे ज्योति पुंज, उन्होंने भी संप सभा की बात की, लेकिन आर्काइव डॉक्यूमेंट्स में कहीं संप सभा के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो जो संप सभा है इसके बारे में अभी क्या है कि मानगढ़ हत्याकांड करके एक पुस्तक गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण बाघेल ने लिखी है। अरुण बाघेल जी से मेरा डायलॉग रहता है, संपर्क भी रहता है। मैंने उनसे एक बार बात की, भाई संप सभा का कहीं कोई उल्लेख आपके पास आया क्या? उन्होंने कहा देखिए संप सभा जो है ये क्या है कि भाई जो आदिवासी समुदाय वो अशिक्षित है, और अशिक्षित लोगों की जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, जो मौखिक परंपरा है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस संप सभा के बारे में कथा कहानी मिलती है। साथ ही उन्होंने फैक्ट और बताया कि वर्तमान में भी
जो गुजरात और राजस्थान के सरहदी जिले हैं, उन जिलों में अनेक संत सभाएं आज भी जो है सक्रिय हैं और वे संत सभा सत्संग के साथ-साथ जो सामाजिक सुधार और दूसरे कार्य जो होने चाहिए, उन पर विचार करती हैं। तो इससे पुष्ट होता है कि संत सभा की स्थापना तो उन्होंने की थी और उसकी डेट निश्चित नहीं मिलती, लेकिन 1905 के आसपास हम उसकी स्थापना मानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ये हुआ कि कुछ लोगों ने एक बात बताई कि साहब गोविंद गिरी ने गीत लिखे। गोविंद गिरी जी ने कोई गीत नहीं लिखा, बल्कि एक पुस्तक है राजस्थानी भील गीत, जो 2 भागों में है। ये भी उदयपुर के साहित्य संस्थान द्वारा प्रकाशित हुई है। जो साहित्य संस्थान है, इस साहित्य संस्थान का नाम अब जो है इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज करके हो गया है और इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर जे.एस. खड़कवाल। तो वो लोग अगर एक पुस्तक तो है, लेकिन अगर ये आउट ऑफ प्रिंट है तो उनको छपवाना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करें। तो गिरधारी लाल शर्मा द्वारा संपादित 2 भागों में राजस्थानी भीलों के गीत हैं और उनमें मानगढ़ जो कांड है, इसके ऊपर भी एक बहुत लंबा गीत है, जिसमें जो शिष्य हैं गोविंद गिरी के, वो गोविंद गिरी जी को महिमा मंडित करते हैं कि मेरा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। वो कहता है ये मेरी थाली है, ये मेरी राजधानी, ये मेरा, काफी लंबा वो गीत चलता है और उसके साथ नाच भी चलता है। तो वो उल्लेखनीय है, उसे हमें पढ़ना चाहिए और एक सीधे तौर पर वो तत्कालीन लिखा हुआ साहित्य तो नहीं है, किंतु भीलों की जो गीत परंपरा है, उनको जो संकलित किया है इन शर्मा जी ने, उनसे हमको कुछ ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा बड़ी ये इसको लेकर के जो एक कंट्रोवर्सी है, वो ये है कि क्या गोविंद गिरी ने भील राज की स्थापना को अपना उद्देश्य बनाया था। उन्होंने निश्चित तौर पर अपने मुंह से ये बात कभी नहीं कही कि मेरा इरादा भील राज्य कायम करने का है, जबकि उनका जो आंदोलन है वो भील बाहुल्य क्षेत्र में है और उन तीनों राज्यों की जो सीमाएं जहाँ मिलती हैं, वहाँ मेजोरिटी क्या मतलब 80% लोग भील जनजाति के थे। अब क्या क्या चेंज हुए हैं पता नहीं, क्योंकि तो डेमोग्राफिक चेंजेस होते रहते हैं फॉर मेनी रीजंस। तो वो मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, क्योंकि अब इस उम्र में मैं भी कहीं जान नहीं पाता हूँ। तो मेरे पास तो जो उपलब्ध सामग्री है, उसी के आधार पर मैं बात करता हूँ। तो मैंने भी अपनी किताबों में लिखा कि यस, वो भील राज्य कायम करना चाहते थे। प्रोफेसर वशिष्ठ ने तो एक्सक्लूसिवली किताब लिखी है भगत मूवमेंट। उस भगत मूवमेंट में मैंने देखा उन्होंने इसको निश्चित तौर पर तो नहीं लिखा, लेकिन इस बात का उल्लेख कुछ 10-15 बार उस किताब में मेरे को दिखाई दिया कि भील राज्य उनका इरादा था। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे वो ये कहते हैं कि ये जो आदिवासियों को संदेश देते हैं कि आप लोग यहाँ रह रहे हो ना, आप ही इसके मालिक हैं और राजा और ठाकुरों ने आप लोगों को दलित बनाया है, इसलिए यू हैव टू रूल ओवर इट अगेन। आपको पुनः इस पर शासन करना है। तो अगर वो शासन करना है तो निश्चित तौर पर उनका मुखिया कौन? मुखिया वही होंगे जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं। एक तो ये बात जो है, मुझे लगा कि ये है। बाघेल साहब से बात हुई, उनके यस ऑफ कोर्स इट वाज। फिर वो मेरे को बोले आपने भी लिखा? नहीं, मैंने नहीं लिखा। मेरे से पहले तो सबसे पहले जो इस बात पर लिखा है एक्सक्लूसिवली जो ट्राइब्स पे काम किया है, वो एल.पी. माथुर साहब थे, जो अब विस्मृति में चले गए। उन्होंने ट्राइबल रिवोल्ट्स पर राजस्थान के 2 भागों में किताब लिखी है, 2 वॉल्यूम अलग-अलग है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, बट एक 19th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है। और उस समय शायद वो उदयपुर के कुआरे बुक डिपो से छपी थी, लेकिन उन किताबों पे वो प्रचार प्रसार हुआ नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो एक शोधार्थी थे और उनकी कोई ऐसी लंबी चौड़ी शिष्य परंपरा नहीं थी, तो जो उनके वर्क्स थे वो दब के रह गए। लेकिन अगर किसी को इच्छा है तो उन्हें देखें, और उनकी वो जो किताब है वो भी लगभग 1990 के आसपास ही छपी थी। तो और भी हैं जिन्होंने इस पर लिखा है। तो एक तो ये है कि अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्यों कहा, एक तो इसलिए कहा कि उन्होंने इस तरह की बातें कही कि आप जो है यहाँ के मालिक हैं, ये हैं, वो है, आपको राज करना चाहिए। दूसरी बात ये हुई कि जो उन्होंने जब वार्ता चल रही है लगातार ऑथोरिटीज के साथ, तो इस समय क्या है कि जो गोविंद गिरी हैं, वो एक 33 सूत्रीय मांग पत्र, 33 पॉइंट्स का एक चार्टर ऑफ डिमांड प्रस्तुत करते हैं और उसको देने के लिए उनके जो शिष्य लोग हैं वो
पहाड़ से नीचे उतरते हैं। ये खुद ये कहते हैं कि मुझे मैदानों में इन राजाओं ने जो है शांति से नहीं रहने दिया, तो मैं पहाड़ पर चढ़ गया। इसलिए कहते हैं पहाड़ का जो चयन है स्ट्रेटेजिकली इट वाज फिट फॉर फोर्टिफिकेशन एंड टू एस्टेब्लिश कैपिटल, क्योंकि वो जिस तरह से था उसमें तीनों तरफ से समझो आपको तीनों राज्य उसों के जो स्टेट्स थे वो दिखाई देते थे, तो स्ट्रैटेजिक बुद्ध था। दूसरा जो 33 सूत्री मांग पत्र उसमें यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये जो जहाँ हम कर रहे हैं ये खराबा लैंड है और ये खराबा भूमि पर मुझे मकान बनाने की अनुमति दी जाए। वो ये कहते हैं जिन गांवों में मेरी धुनी हटा दी गई है और निशान हटा दिए गए हैं वहाँ धुनी और निशान पुनः कायम की जाए। तो जब आप उन 100 जब 33 उन डिमांड्स को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लग रहा है कि वो जो है डिक्टेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये करो, और उसमें वो अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स के लिए टैक्स में छूट मांग रहे हैं, उनको विशेष अधिकार की बात कर रहे हैं। केवल ये कह रहे हैं कि बेगार जो है वो राजा तो ले सकता है लेकिन और कोई नहीं ले सकता, जबकि और भी लोग जो राजा से जुड़े हैं वो भी बेगार लेते हैं। अब उसको आप देखेंगे, क्योंकि मैं एक-एक डिमांड तो यहाँ नहीं बता रहा, केवल मोटे तौर पर कि वो जो डिमांड्स वो हैं उनसे साफ झलकता है कि वो एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे और फिर राज्य कायम करना चाहते थे। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं उनके जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक चीज ये कही, उन्होंने कहा एक उसमें जो उनका एक सूत्र है उसमें कि मेरी सुरक्षा के लिए, कहाँ पर, सूत राज्य में, क्योंकि वो बाद में जितना बड़ा 33 जो डिमांड चार्टर है वो दे रहे हैं वो अंग्रेज अधिकारियों को, किंतु वो सूत स्टेट पर ही ज्यादा फोकस्ड है, वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर पर कम है, सूत पर है ज्यादा। जो 33 डिमांड्स उनकी बात कर रहा हूँ तो उसमें ये कह रहे हैं कि सूत राज्य में मेरी सुरक्षा के लिए मेरे भील शिष्यों की हथियारबंद 200 भीलों की एक बटालियन सरकारी खर्चे पर, मतलब ब्रिटिश सरकार के खर्चे पर रखी जाए। ये उनकी डिमांड उसमें स्पष्ट लिखी है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे 100 राइफलें रखने की अनुमति दी जाए। तो जो उसकी बात कर, तीसरी बात वो ये कहते हैं मुझे कर निर्धारित करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि प्रतिदिन मेरे यहाँ 1000 साधुओं को खाना खिलवाया जाता है, तो उन 1000 आदमी पर डे उन 1000 साधुओं के जो खर्चा है वो मैं कहाँ से वहन करूंगा। तो इसके लिए मुझे अपनी प्रजा पर अपने मतलब जो है कर लगाने की अनुमति दी जाए। तो इस तरह की कुछ बातें जिनसे इस तरह का सिद्ध होता है कि वो उनका इरादा तो था। और जो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये जो है, जबकि ये जो भील हैं वो स्वयं इस भूमि के स्वामी थे और इस पर उन्हें पुनः शासन करना चाहिए, ये वो भी बोले। तो यूं करके ये तो नहीं कह सकते कि ना तो उन्होंने सीधे तौर पर डिमांड करी कि मेरा भील राज्य कायम कर दो, भील राज्य की स्थापना की मांग नहीं की, और उन्होंने अपना उद्देश्य भी नहीं बताया। इवन उन्होंने ये भी कहा, जब वो लास्ट में लिखते भी हैं वो उसमें, कि मेरा इरादा कोई रियासतें कायम करने और रियासतों पर राज्य करने का नहीं है, मैं तो संसारी नहीं हूँ, मैं तो साधु हूँ और मेरा तो उद्देश्य अपना जन कल्याण है और लोगों का उत्थान है। तो इस तरह की बातें आई। तो यूं करके क्या है कि गोविंदगिरी के बारे में इस तरह और कोई ये इसको लोग कुछ अफवाह कहते हैं, जबकि ये वास्तविकता है। और इसका क्या है कि आपको सीधे मैंने कह दिया, सीधे तौर पर तो वो नहीं कहते, तो कह भी नहीं सकते, लेकिन उनके उसमें ये था कि वो अपनी एक शक्ति कायम करें। तो अब वो तो ठीक है, सपना सपना रह गया, और वो आंदोलन बाद में ब्रिटिश सरकार के दमन का शिकार हो गया। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? और वीडियो ठीक लगा हो अपने कमेंट ज़रूर भेजें, और जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें। यूँ कई लोगों ने मुझे भी कहा कि सब्सक्राइब के बहुत लोग देखते भी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करें। और जो है आप सुझाव भी अपने दें कि और किस तरह के वीडियो किन विषयों पर हो सकते हैं, तो मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा। नमस्कार।